with our revision for your chapter number 6 of strategic management। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग पिछले कई लेक्चर से आप लोग का ओवरऑल रिवीजन करवा रहे हैं, तो आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करना। चैप्टर नंबर 6 टॉक्स अबाउट फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज का मतलब होता है कि वेदर आपने जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी सीखी, उसके बाद लास्ट चैप्टर में हमने देखा था बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, उसका एक्चुअल ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? लोअर मैनेजमेंट। सो बेटा लोअर मैनेजमेंट जिस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेगा उस स्ट्रैटेजी या फिर वो जो स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करेंगे उसका नाम होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, राइट? ओके, लेट मी जस्ट ब्रिंग अप दिस। आज थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो केदार सर, yes we can see you as well। okay, so फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी बेसिकली ये कौन इंप्लीमेंट करता है? आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोअर मैनेजमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोअर मैनेजमेंट। अगर लोअर मैनेजमेंट को जो स्ट्रेटजी बताता है वो कौन है? मिडिल मैनेजमेंट, बट उसको इंप्लीमेंटेशन करने वाला कौन है? लोअर मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको लोअर मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटजीज देखनी है, और वो जो स्ट्रेटजी हमको देखनी है वो रही चार्ट के फॉर्म में आप सबके स्क्रीन पे। सो दिस इज द होल चैप्टर, दिस इज द होल चैप्टर। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। ओके, सो सबसे पहले हमको देखना है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं? एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसी होती है? एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आंसर है दैट इज दिस मार्केटिंग मिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इसी मार्केटिंग टेक्निक पे एमसीक्यू के फॉर्म में भी आया है और नॉर्मल फॉर्म में भी जो है वो आया है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी दैट वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। उसमें एक्वायरिंग कैपिटल, प्रोजेक्टेड एंड फाइनेंशियल बजट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी। मतलब अगर कोई आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, बहुत बड़ा प्रोडक्शन का प्लांट है आपका, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, बिकॉज जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल होगी उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है वो मार्जिन बढ़ेगा, राइट? सो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होती है? प्लानिंग कंट्रोल कैसे करते हैं? लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस एरिया से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D में इंट्रोडक्शन एंड 3 अप्रोचेस टू R&D। 3 अप्रोचेस टू R&D ये क्या होता है हम लोग आराम से देखेंगे। आपको लगेगा कि सर R&D में भी होता है क्या? मतलब R&D में किस अप्रोच की जरूरत होती है, तो हम लोग आराम से देख लेंगे। देन वी हैव द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उसमें व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? SHRM, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। SHRM, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड द इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम दिस पार्ट इज स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ HR मैनेजर। तो देखिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट आंसर्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट्स के थ्रू स्टार मार्क करवा दिए है। नाउ जस्ट लेट अस चेक द कनेक्टिविटी दैट इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ। ओके, सो द कनेक्टिविटी इज ऑल्सो गुड एंड द स्ट्रीमिंग इज हैपनिंग स्मूथली, राइट? तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। तो फटाफट से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के रिलेटेड नॉलेज देते हैं। तो बताइए बेटो मार्केटिंग का मतलब क्या जानते हो आप लोग? मार्केटिंग का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मार्केटिंग? इट मीन्स दैट मार्केटिंग इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट टू द मार्केट। मार्केटिंग इज नथिंग बट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट टू द मार्केट। फटाफट से आपके नोट्स से ही एक्चुअली हम लोग रिवाइज करने का ट्राई करेंगे, ताकि कैसा होता है कि जब रिवीजन के टाइम पे नोट्स आप सबके सामने रहते हैं तो एक ओवरऑल रिवीजन भी होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देना, उसके लिए कम्युनिकेशन करना। विदाउट मार्केटिंग अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है बट अगर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खराब है तो कई बार अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं बिकता, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केटिंग। सो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स पे हम लोग जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज नथिंग बट एक जस्ट रीडिंग का गेम है। इंपॉर्टेंट आंसर इज मार्केटिंग मिक्स। क्या आप इस पर्सन को जानते हो? दैट इज फिलिप कोटलर। Philip Kotler is considered to be as the genius of marketing in all over the world। फिलिप कोटलर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मार्केटिंग मतलब नॉट ओनली प्रमोशन, मार्केटिंग हैज 4 P's। तो बेटा जो फिलिप कोटलर है उन्होंने 4 P's ऑफ मार्केटिंग बताया। 4 P's ऑफ मार्केटिंग। पहला है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग?
प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। वो कहते हैं कि मार्केटिंग इज अ टर्म, उसमें ये 4 चीजें जुड़ी हुई है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। सबसे पहले इस पे जा रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट भी आपकी मार्केटिंग करता है। अगर आपके प्रोडक्ट के फीचर बहुत अच्छे हैं, उसका यूजिबिलिटी कस्टमर के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो माउथ टू माउथ आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होता है। तो बेसिकली अच्छा प्रोडक्ट नहीं होना और सिर्फ उसकी अच्छी मार्केटिंग करना, इससे भी आपका सेल रेवेन्यू जो नहीं बढ़ेगा। तो मार्केटिंग का सबसे पहला फंडा क्या है, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, राइट। उसको हम कहेंगे पैकेजिंग। प्रोडक्ट अच्छा, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी, मतलब प्रोडक्ट के कंटेंट के रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, बिकॉज व्हेन अ कस्टमर यूजेज योर प्रोडक्ट, उसका कंटेंट ही उसको सेटिस्फाई करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट, प्रोडक्ट के बाद आएगा प्लेस। प्लेस का ये मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को अगर कंज्यूम करना है तो उसको कहाँ अवेलेबल होगा, क्या वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा या वो ऑफलाइन अवेलेबल होगा। जैसे अगर आप स्मार्टफोन्स का एग्जांपल ले इंडिया में, तो एट प्रेजेंट बहुत सारे फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इनकी ऑफलाइन स्ट्रेटजी ज़्यादा है, आपको इनके ऑफलाइन स्टोर दिखेंगे प्लस ऑनलाइन स्टोर भी दिखेंगे। बट अगर आप शाओमी की बात करो तो उनके ज़्यादातर स्ट्रेटजी होती है ऑनलाइन सेलिंग पे। तो प्लेस का ये मतलब है कि आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए अवेलेबल कहाँ पे होगा, वेदर इट इज ऑनलाइन, ऑफलाइन, आपके खुद के स्टोर के है या डीलर स्टोर के थ्रू है। सो दैट इज कॉल्ड एज द प्लेस मार्केटिंग। मतलब जब भी आपको जो है एडवर्टीजमेंट करनी है, आपको ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको कहाँ से मिलेगा, वहीं पे जाके आपका कस्टमर उसको बाय करेगा। तो ये था प्रोडक्ट, प्लेस। अब बात करेंगे प्राइसिंग की। प्राइसिंग एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज लाइक इंडिया, वेयर इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। कई बार प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम रखने से ही ये लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो बेसिकली प्राइसिंग ये आपकी डिपेंड करेंगी आपके बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी पे। अगर आप बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, वहाँ पे हमने देखे थे 2 टाइप के आपके माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज, एक थी कॉस्ट लीडरशिप और एक था डिफरेंशिएशन। सो अगर आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है, इसका मतलब आपकी प्राइसिंग सबसे कम रहने वाली है। और अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, मतलब आपके प्रोडक्ट की प्राइस सबसे ज़्यादा रहने वाली है मार्केट में। तो आपके बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स होगी। अगर आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो जो इंस्टीट्यूशंस है वो 2 टाइप की प्राइसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। पहला है प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी और दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी? ओके, रोहित कुमार फिर से आ गए हैं। गुड मॉर्निंग रोहित, बने रहिए हमारे साथ। प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी का ये मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई रखोगे। स्टार्टिंग में ही नए प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखने से ये फायदा होता है कि कस्टमर फील्स दैट ही विल गेट मोर इफ ही पेज मोर। एंड व्हाट अबाउट पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन का मतलब होता है लो प्राइसिंग। पेनिट्रेशन का मतलब होता है लो प्राइसिंग। अगर आपका प्रोडक्ट एक जेनरिक प्रोडक्ट है जो कुछ नया नहीं है और आपको मार्केट में एंट्री करनी है, तो आप क्या करोगे, प्राइस वॉर में चले जाओगे। आप क्या करोगे, मार्केट में सबसे ज़्यादा आप अपनी प्राइसिंग को कम रखोगे ताकि एटलीस्ट उस प्राइस को देख के तो कस्टमर आपके पास आए। तो प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी काम करता है विद डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी एंड पेनिट्रेशन काम करता है विद कॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, राइट। तो प्रोडक्ट का प्राइस भी एक मार्केटिंग का एलिमेंट है, जो बिकॉज अगर आप बोलोगे ना यार ये प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत अच्छा है, मतलब उसका यूजिबिलिटी बहुत है बट उसका प्राइस बहुत कम है, तो भीड़ लग जाएगी आपकी दुकान के सामने। तो इवन प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट पार्ट इज प्रमोशन। अब प्रमोशन में 4 चीजें आती है, एक है पर्सनल सेलिंग, एक है एडवर्टीजमेंट, द नेक्स्ट इज पब्लिसिटी एंड द लास्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। तो फर्स्ट वी हैव पर्सनल सेलिंग, देन वी हैव एडवर्टीजमेंट, आफ्टर दैट वी हैव पब्लिसिटी एंड आफ्टर दैट वी हैव प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन में ये 4 चीजें। सबसे पहले मतलब ये है सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग का मतलब है डोर टू डोर जाना। आप देखते हो बहुत बार वो कोई तो एक नया डिटर्जेंट पाउडर वगैरह आता है, तो उसके जो बंदे होते हैं वो MBA जो नए नवेले बंदे होते हैं वो आपके घर आके आपको पाउडर बेचने का ट्राई करते हैं। कोई नई बुक मार्केट में लॉन्च होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अलग अलग ग्रामर की बुक्स, तो ये जो सेल्समैन होते हैं वो डोर टू डोर जाके उसकी मार्केटिंग करते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। द नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड एज द पेड एडवर्टीजमेंट, पेड मार्केटिंग। मतलब जैसे प्रिंट मीडिया में देना, डिजिटल मार्केटिंग करना, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट चलाना एंड सो ऑन, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट देना, टीवी पे एड्स देना, ये हो गया आपका एडवर्टीजमेंट। तो एक्चुअली एडवर्टीजमेंट इज नथिंग बट पेड सोर्सेस ऑफ मार्केटिंग। पब्लिसिटी को सिंपल वर्ड में बोलेंगे गोइंग वायरल। ये एक ऐसी टाइप की मार्केटिंग है कि जहां पे विदाउट पैसा खर्च किए आपका प्रोडक्ट वायरल हो जाता है। अब उस वायरल वो अच्छे तरीके से भी हो सकता है, कंट्रोवर्शियल तरीके से भी हो सकता है।
बट उसका वायरल होना मतलब ही आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो पब्लिसिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट पब्लिसिटी पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो नॉर्मली पब्लिसिटी उसी प्रोडक्ट की होती है कि उसमें कोई इनोवेशन है, उसका प्राइस सबसे कम है एंड इट इज जॉ ड्रॉपिंग फीचर वो आपके कस्टमर को ऑफर करेगा। द नेक्स्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज नथिंग बट द कैशबैक ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स, 52% ऑफ, 50% ऑफ, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे रिपीट कस्टमर के लिए, कस्टमर लॉयल्टी के लिए। जैसे बिग बाजार में होता है कि अगर आपने उनसे एक बार शॉपिंग करी, आपको एक रिवॉर्ड का कार्ड दे देंगे, द नेक्स्ट टाइम आप जब उनसे शॉपिंग करोगे तो उतने पॉइंट्स का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट द सेल्स प्रमोशन। तो प्रमोशन में वी हैव 4 थिंग्स: पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये था मार्केटिंग मिक्स जो कि फिलिप कोटलर ने बताया, 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स में 3 चीजें और ऐड हो गई मार्केटिंग में ही: पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। क्या क्या? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पीपल का क्या मतलब है कि कई बार आप देखो जो एक्टर्स वगैरह होते हैं जैसे शाहरुख खान, सलमान खान एंड सो ऑन, वो किसी प्रोडक्ट की अगर ऐड करे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है। जैसे अमिताभ बच्चन, बिकाजी, वो जो आलू भुजिया से उसकी बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो काफी अच्छे चल जाता है प्रोडक्ट। घड़ी डिटर्जेंट, अमिताभ बच्चन एडवर्टीजमेंट करता है, तो पीपल मार्केटिंग। प्रोसेस का ये मतलब है कि कई बार आप कस्टमर्स को ये दिखाओ कि ये जो प्रोडक्ट हमने आपको दिया है ये कौन सी प्रोसेस से गुजरा है। अगर वो प्रोसेस बहुत अच्छी है और उस पर अगर कस्टमर का भरोसा बैठा है तो कस्टमर विल फील दैट यस दिस प्रोडक्ट इज वर्थ समथिंग। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस मार्केटिंग। फिजिकल एविडेंस, द एनवायरमेंट इन विच द मार्केट ऑफरिंग इज डिलीवर्ड एंड वेयर द फर्म एंड द कस्टमर इंटरेक्ट। फिजिकल एविडेंस का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जहां पे कस्टमर प्रोडक्ट को लेने के पहले प्रोडक्ट को फील कर पाता है, प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाएगा। जैसे आप मॉल्स में जाते हो, कोई भी अपैरल्स खरीदने से पहले आप उसको ट्राई करते हो वेदर वो प्रॉपर फिटिंग का है, आपके बजट में है एंड सो ऑन, साइजेस वगैरह आप ट्राई करते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल एविडेंस ऑफ मार्केटिंग। सो जो ऊपर के 4 देखे 4 P's ऑफ मार्केटिंग वो हो गए ट्रेडिशनल मिक्स। दीज आर द न्यू एज एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, मतलब वो 4P प्लस ये नेक्स्ट 3 P's क्या क्या? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। लेट अस सी वेदर वी हैव सम मोर पीपल। वी हैव शिवांगी मित्तल एंड शी इज सेइंग वेरी गुड, ओके। रोहित कुमार पूछ रहे सर 1 क्वेश्चन। यस रोहित, लग्जरी कार की कोई एडवांस नहीं होती है, उसकी मार्केट स्ट्रेटजीज क्या होती है? लग्जरी कार की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? सिर्फ बेसिकली लग्जरी कार इज इटसेल्फ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उसका ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन वहां पे हो चुका है, ब्रांड आइडेंटिटी उन्होंने बना चुके, कस्टमर लॉयल्टी वहां पे करता है। मतलब अगर BMW कोई कार लेके आ जाएगा तो जो कस्टमर्स है उनको BMW का ब्रांड पता है, तो जब भी BMW कोई नया कार लेके आएगा उसका ऑलरेडी स्टेटस लोगों के माइंड में सेट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उनको ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। द नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग वाला पार्ट, कि कैसे आप लोग स्ट्रेटेजी जो है वो मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना है तो कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठ के आप उसको कर सकते हो। सो इसको स्टार मार्क करना, और वी कैन से स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट उसमें आ रहा है, मतलब आप इमेजिन करना आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना है, उसको डिसाइड करने से पहले इन स्टेप को आपको फॉलो करना है। क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी। सबसे पहले क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी। एक वीक में उसको सारा लिख लेता हूँ, फिर हम लोग को फटाफट से उसको एक्सप्लेन करेंगे। द नेक्स्ट इज करंट मार्केट सिचुएशन, या फिर कह लो करंट मार्केटिंग सिचुएशन, करंट मार्केटिंग सिचुएशन। द नेक्स्ट वन इज सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, set goals and objectives. The next one is marketing strategy, marketing strategy, right। अब executive summary, let us take an example। हम और आप है मिडिल मैनेजमेंट से, हम लोग काम करते हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अब वहाँ के टॉप मैनेजमेंट को हमको ये सजेस्ट करना है कि कौन सी टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमको लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव समरी बनाएंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसमें हम कौन से टाइप की मार्केटिंग का इस्तेमाल करने वाले, बिकॉज इसका जो अप्रूवल है वो टॉप मैनेजमेंट से आना, तो उनसे अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी। उसके बाद हम
हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन है उसका भी एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि अभी हम सिर्फ फिजिकल मार्केटिंग कर रहे हो, टीवी के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, बट अब हमको डिजिटल मार्केटिंग करना है। बट वहां जाने से पहले एग्जिस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन से कितना आउटपुट निकल रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। सो करंट मार्केटिंग सिचुएशन, सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर हम लोग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग करके हम इंडिया के कोने कोने तक इस क्वारंटाइन के पीरियड में 100% जो है वो पहुंचने वाले। सो ये है हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कि इस मार्केटिंग को करके हम कितना सेल्स वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देन द लास्ट वन इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर कौन से टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमको लगानी है? सर कौन से टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाएंगे? इसके लिए हमारे पास है नेक्स्ट आंसर, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स। इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो आपका ये जो लास्ट पॉइंट है ये इस आंसर से लिंक्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्सेस। ओके, कुछ लोग जुड़ चुके हैं और ओके, वी आर ऑन इट। लेट्स गो। सो नाउ वी आर ऑन द आंसर टू स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स। अगर एग्जाम के हिसाब से सोचो तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा आंसर है। अगर एग्जाम में इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो कोई भी 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, जो भी आपको ठीक लगे। फटाफट से मैं इनको जो है वो रीड करता हूँ। सबसे पहले सोशल मार्केटिंग। आपके प्रोडक्ट को थोड़ा सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज करती है, जनहित में जारी मार्केटिंग कीजिए। मतलब प्रोडक्ट का ब्रांड वहाँ लगा दीजिए। और आप सपोज आपने स्वच्छ भारत अभियान किया, स्वच्छ भारत अभियान क्या करो, आपके एम्प्लॉयज को बोलो कि 2-3 रोड वोड साफ कर दे। रोड साफ करते वक्त वो आपके कंपनी के ब्रांड का टी शर्ट वगैरह पहने। तो जब भी ये न्यूज़पेपर में जाएगा, सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस बनेंगे, तो उससे ये मैसेज जाएगा कि ये जो ब्रांड है ये बहुत अच्छा है और ये लोगों के लिए सोचता भी है। तो एक सोशल वैल्यू आपकी लोगों में बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट वन इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग का ये मतलब है कि आप कस्टमर को एक भरोसा दिला दो कि आपका प्रोडक्ट अगर कस्टमर लेता है तो उसको और क्या क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल सकती है। जैसे ये नहीं करते टू व्हीलर्स वाले कि अगर आप उनका टू व्हीलर लेते हो तो वो आपको बोलेंगे कि हम आपको 15 सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपको हम लोग इंश्योरेंस फ्री देंगे। मतलब आपके प्रोडक्ट के साथ जो भी कुछ फ्रीबीज आप देने वाले हो, इसके लिए इसकी मार्केटिंग आप करो। दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी के थ्रू जा सकते हो आप, रोड शोज वगैरह कर सकते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत ही सिंपल सा टर्म है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड एज द रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखिए LIC का टैगलाइन क्या है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसका ये मतलब है कि LIC जो है वो आपके जाने के बाद भी आपके परिवार को उसका पैसा देगी और आपके जाने के बाद भी आपके परिवार के साथ खड़ी रहेगी। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या कहता है कि आप कस्टमर को भरोसा दिला दो कि आप कस्टमर को भगवान मानते हो और उनके रिलेशन आपसे अच्छे रहेंगे, तो मेक दम फील कंफर्टेबल। सो दैट इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप मार्केटिंग। द नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग। दिस इज एप्लीकेबल टू द सर्विस सेक्टर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल। बट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट डू एडवर्टीजमेंट, तो हम उसको बाजू में रख देंगे, वरना ICI इस वीडियो पे जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। तो जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री के सर्विस में हो तो उसकी मार्केटिंग कीजिए आप, राइट। तो सर्विस इंडस्ट्री वाले जिस मार्केटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं दैट इज सर्विस मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग। पीपल आर ऑल्सो मार्केटेड। आप सब लोग जानते हो कि 2019 एंड 2014 में कैसे मोदी जी ने खुद को प्रोजेक्ट किया, कैसे बीजेपी ने मोदी जी को फ्रंट पे रखा और उनको देख के पूरे इंडिया ने उनको वोट दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज पीपल मार्केटिंग। पॉलिटिशियंस बहुत ऐसा करते हैं। द लास्ट वन, अच्छा अभी बहुत बचे। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। कभी कभी प्रोडक्ट का मार्केटिंग ना करते हुए आप ऑर्गेनाइजेशन के इमेज की मार्केटिंग कीजिए। मतलब पतंजलि का अगर कोई प्रोडक्ट आएगा तो लोगों को 100% पता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड से आपके प्रोडक्ट्स जो है वो बेचने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लेस मार्केटिंग। ये मार्केटिंग काम करता है फॉर टूरिस्ट। जैसे महाबलेश्वर हिल स्टेशन है, उस हिसाब से कश्मीर है, साउथ में बहुत सारे हैं, कुछ इस हिसाब से। मतलब टूरिस्ट वाले जो स्पॉट है वो जिस टाइप की मार्केटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लेस मार्केटिंग। वो है ना कुछ दिन तो गुजारी गुजरात में, दैट इज दैट प्लेस मार्केटिंग। एनलाइटन मार्केटिंग। दिस इज एक्चुअली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। एनलाइटिंग मार्केटिंग ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो भी टाइप की मार्केटिंग करो उसका पूरा रिजल्ट आपको आना चाहिए। मतलब मार्केटिंग करके जो सेल्स का वॉल्यूम आपने सेट किया था वही पूरा सेल्स का वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज पूरी मार्केटिंग से पूरा आउटपुट कभी नहीं आता। डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब आप क्या करो, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के साथ दिखाओ स्क्रीन पे और बताओ कि आपके प्रोडक्ट में क्या अलग है और उन अलग फीचर्स को आपको मार्केटिंग करना है। दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग।
सिंक्रो मार्केटिंग का दूसरा नाम है सीजनल मार्केटिंग। जैसे कोई बिजनेस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीजनल होते हैं, जैसे फ्रूट्स का बिजनेस है या कोई स्पेसिफिक ईटेबल्स का बिजनेस है जो एक स्पेसिफिक सीजन में आता है, तो उसी सीजन में आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, इसका मतलब है कि अगर, चलिए देखिए, इट इज़ अ मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी। हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था ब्रॉड मार्केट एंड नैरो मार्केट। नैरो मार्केट में आप जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे थे उसका नाम था फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और फोकस्ड डिफरेंशिएशन, राइट। तो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का जो ज्योग्राफिकल एरिया वो रिस्ट्रिक्टेड है, हम उसको कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ फोकस्ड मार्केटिंग। गाइज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज दिस ऑल रिविजन इज गोइंग आउट फॉर यू, राइट। डी मार्केटिंग का मतलब है बहुत सारी कंपनीज अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च पे जो पुराना प्रोडक्ट है उसको डी मार्केट करते। जैसे अगर एप्पल चाहता है कि उसका आईफोन 11 जबरदस्त चले, तो वो आईफोन 11 को इतना प्रोजेक्ट करेंगे और वो बताने का ट्राई करेंगे कि आईफोन 10 में क्या अच्छा नहीं था और जो क्या चीजें अपग्रेड हो चुकी है आईफोन 11 में, तो हम बोलेंगे आईफोन 10 के लिए उन्होंने यूज करी है डी मार्केटिंग। सर ये स्ट्रैटेजी क्यों इस्तेमाल होती है? बिकॉज अगर ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं होगी तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा। अगर आप चाहते हो आपका कस्टमर आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय करे तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डीमार्केट करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, तो आपको कोई भी, अगर 4 मार्क के लिए आता है तो कोई भी 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने, तो जो आपको अच्छा लगे आप लिख लो। तो यहां पे खत्म होता है आपका मार्केटिंग वाला फंडा। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। अब ये बहुत ही इजी पार्ट है चैप्टर का, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। आप सेकंड ग्रुप में सब्जेक्ट पढ़ते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कुछ भी आप वहां पे पढ़ते हो वो सारा के सारा यहीं पे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में, उसको फटाफट से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप आ रहा है एक्वायरिंग कैपिटल टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजीज। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप डिसाइड करते हो तो उस केस में आपको पैसे की जरूरत होती है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने चैप्टर पढ़ा जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें अपने बहुत सारे टर्म्स को पढ़ा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट, फिर आप उसमें निकालते हो वो वैक वाला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली आपको कैपिटल को अक्वायर करना पड़ता है स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के तहत आप देख लो आपका वेटेड एवरेज कैपिटल कितना आता है और आपका कौन सा कैपिटल का सोर्स सबसे सस्ता पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन मेकिंग ले लो। बस यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें 2 पार्ट है, एक है प्रोजेक्शंस और एक है बजट्स। प्रोजेक्शंस का ये मतलब है कि कई बार जब आपको बैंक से लोन वोन लेना होता है तो आपको बैंक को प्रोजेक्शन सबमिट करने पड़ते हैं कि आने वाले 5 सालों में मेरा बिजनेस इस लेवल पे होगा। या अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस में नया बिजनेस लाइन स्टार्ट करने वाले हो और उसके लिए बैंक से लोन मांगने जाते हो, मतलब ही कैपिटल मांगने जाते हो, तो उस टाइम पे बैंक आपको कहता है कि हमको मिनिमम 7 ईयर्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप क्या बनाओगे कि 7 सालों में सेल्स कितना होगा, 7 साल में परचेज कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा, रिजर्व्स कितना होगा, उसके हिसाब से आपके प्रोजेक्ट की कितनी रिस्क है, उसके हिसाब से बैंक आपको फंडिंग करेगा। सो दैट इज कवर्ड, दैट होल पार्ट इज कवर्ड अंडर प्रोजेक्शंस। बात करेंगे बजट्स की। आप लोग कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स हो, बजट्स आप जानते ही हो, सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, उसी तरह से एक्सपेंडिचर का भी बजट होता है कि इस साल में मार्केटिंग पे 2 करोड़ रुपए खर्च करने, इस साल में हमको परचेज का इतना बजट है। तो बेसिकली बजट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वो एक टारगेट है, उसको अचीव करके आपका बिजनेस स्टेबलाइज होता है। यू कैन एक्चुअली फोरकास्ट कि आने वाले साल में आपको कितना पैसा कहाँ पे लगाना है। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आंसर है अंदर, एंड दैट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजट। ये एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है एंड स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर इट बिकॉज वो सिर्फ सोचते कि बजट तो हमको पता ही है, बट इंपॉर्टेंट आंसर इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजट। तो चलिए फटाफट से उसके पॉइंट को करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है? बजटरी प्रोग्राम्स कैन बिकम सो डिटेल दैट दे आर कम्बरसम एंड ओवरली एक्सपेंसिव। बजट का मतलब होता है आपको एक मोटा मोटी हिसाब लेना होता है, बट कई बार बजट इतना डिटेलिंग में आप कर देते हो कि वो बजट बनाने का मजा ही वहां से निकल जाता है। समझ रहे हो इस बात को? मतलब कभी कभी अननेसेसरी ओवर डिटेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बजट्स कैन बिकम अ सब्सटीट्यूट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। जैसे अगर आपने बजट सेट किया था कि चलो इस साल हम लोग 2 करोड़ की मार्केटिंग का बजट है हमारा, बट कोई तो एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया और उसने 10 करोड़ का मार्केटिंग बजट रखा है,
तो मुझे बताइए, आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहिए? 100% आपने भी एग्रेसिव मार्केटिंग करना चाहिए, बट इस टाइम पे अगर आप अपने बजट को सड़क के बैठोगे, अपने बजट पे अड़े रहोगे, तो हो सकता है कि आपका मार्केट शेयर आपको कॉम्पिटिटर लेके चले जाए। तो कभी कभी बजट बिकम्स एन सब्सटीट्यूट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एंड इट इज हैजार्डस फॉर यू। नेक्स्ट, बजट्स कैन बिकम अ टूल फॉर हाइडिंग इनएफिशिएंसीज। ये गवर्नमेंट में बहुत होता है, जैसे इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनको एक मंथली बजट होता है कि टी स्नैक्स एक्सपेंसेस पे कितना बजट होगा, आई मीन कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मीटिंग्स पे कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मीटिंग्स उस महीने में होती ही नहीं है, बट फिर भी ये गवर्नमेंट के लोग, क्योंकि आपने को बजट दिया है कि मंथली 5000 आपको अलाउड है मीटिंग्स पे खर्च करने के लिए। अब क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आपको पता है कि नॉर्मली मीटिंग्स नहीं हो रही है इन केस ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। सो बट क्योंकि बजट है तो खर्चा कर देंगे, तो जरूरत नहीं है फिर भी खर्चा कर देंगे, बिकॉज बजट है ना अपने पास। तो कभी कभी इनएफिशिएंसीज को हाइड करने का भी टूल बन सकता है आपका बजट। बजट्स आर समटाइम यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टायरनी दैट रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट एंड एब्सेंटिज्म एंड हाई टर्न। कभी कभी बजट्स का इतना प्रेशर होता है कि एम्प्लॉय स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेशन। मैनेजर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि इस साल इतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए, इस साल इतना प्रोडक्ट बेचे ही जाना चाहिए, सेल्स बजट है। अगर वो नहीं हुआ तो वो एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेट होकर आपके एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। वही लिखा हुआ है, हाई टर्नओवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बजट्स में इंपॉर्टेंट आंसर क्या था? लिमिटेशंस ऑफ बजट। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हो सकता है कि सर आपको ऐसा लगे कि द स्पीड ऑफ रिवीजन इज वेरी हाई। हाँ, मैं मानता हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एंड इन दिस लिमिटेड टाइम वी हैव टू कवर द होल सिलेबस। सो मेरा ये ट्राई, आपको पता है कि हम लोग ने जो भी रिवीजन वीडियोस अपलोड करे 30-40 मिनट्स में एक चैप्टर को हम लोग कवर कर दे, और एग्जाम ओरिएंटेड ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। द नेक्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अभी जो भी आपने फंड्स लिया, लोन से लिया, डेट से लिया, प्रेफरेंस शेयर से लिया, तो आप कहाँ इसका इस्तेमाल करोगे? इन्वेस्टमेंट में, एक्सपेंडिचर में, किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर करने में, या सेविंग के तौर पे, या डिविडेंड बांटने में। तो कैसे फंड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके रिलेटेड भी जो स्ट्रैटेजीज है वो कहाँ पे आएंगी बेटा? फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का पार्ट होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम फाइनेंशियल बजट्स पार्ट इज इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस। इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस। अब इसमें ना बेसिकली वी हैव 3 पार्ट्स, A, B एंड C। अंडर C वी हैव 1, 2, 3, इनमें एक एक ही है। तो जो सबसे पहला है दैट इज A पार्ट, ये है, ये बोलता है इज डिटरमाइनिंग द नेटवर्थ और स्टॉक और कहते हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इसका क्या मतलब है? ये देखिए बैलेंस शीट है, यहाँ पे ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जितना आपका कैपिटल दिख रहा है, दैट कैपिटल इज योर नेटवर्थ, उतना आपके बिजनेस का वर्थ है। इवैल्यूएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस, इसका मतलब अगर आज आप अपने बिजनेस को मार्केट में किसी को बेचना चाहोगे, तो तुम्हारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, ये इवैल्यूएट करने की ये कुछ टेक्निक्स है। उसमें सबसे पहली टेक्निक का क्या नाम है? स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, जिसका सिंपल मीनिंग है बैलेंस शीट में जितना तुम्हारा कैपिटल है उतने आपकी बिजनेस की वर्थ है। सिंपल, दैट्स इट। द नेक्स्ट वन दैट इज दिस बी पार्ट में जो फर्स्ट है, ये थोड़ा सा ना गुडविल के जैसा है। इसमें क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट्स। गुडविल में कैसे करते हो आप? एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, देन इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ऐसे ही करते हो ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे, जो सेकंड मेथड है बी वाले में, फर्स्ट है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, इसको मैं रब कर दूं। सो बी वाले में जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन अ 5-year स्केल बेसिस। ये बेसिकली आपका गुडविल मेथड है। जैसे आप लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हो, जो पास्ट प्रॉफिट्स है उनको आप एवरेज आउट करते हो, और into numbers of year of purchase. So that method is also a method of valuation of your business. अब जो नेक्स्ट मेथड है ना, उसमें 3 है, मैंने बताया था आपको, देखिए याद आ रहा है? जो सी वाला पार्ट है उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। जो फर्स्ट मेथड है हम उसको बोलेंगे कंपेयरिंग मेथड। कंपेयरिंग मेथड, कंपेयरिंग सेल प्राइस मेथड। दिस इज कंपेयरिंग सेल प्राइस मेथड। द नेक्स्ट वन इज प्राइस अर्निंग मेथड।
प्राइस अर्निंग मेथड, और जो थर्ड है उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड। फटाफट से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपेयरिंग सेल प्राइस, बहुत ही सिंपल, मतलब आपके कंपनी का जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसकी जितनी सेलिंग प्राइस है उतनी ही वर्थ आपकी है, सिंपल। अगर सपोज आपकी कंपनी ए है और आपका कॉम्पिटिटर कंपनी बी है, तो जितनी कंपनी बी की वैल्यू है उतनी ही आपकी भी वैल्यू है। अब ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सारे टाइप के एनालिस्ट बैठ के करेंगे, बट इट इज अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द प्राइस अर्निंग मेथड। अब प्राइस अर्निंग का आपको फॉर्मूला तो आप जानते हो एफएम में, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, दिस इज प्राइस अर्निंग। बट यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला को हम लोग जो है इसका वर्थ निकालना है ना हमको, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एवरेज प्रॉफिट्स। तो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस इनटू एवरेज प्रॉफिट्स, जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज द वर्थ ऑफ योर बिजनेस। और जो तीसरी मेथड है दैट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है कि आपके बैलेंस शीट में शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस प्रीमियम, इसका जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज योर वर्थ ऑफ बिजनेस। मार्केट प्राइस पर शेयर मार्केट से मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग शेयर आपके बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है आपने कितने शेयर इशू कर रखे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस अगर आप एक बहुत वेल नोन ब्रांड हो तो प्रीमियम भी आप चार्ज कर सकते हो, उसमें ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट इज द वर्थ ऑफ योर बिजनेस। तो मेरे हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल मेथड इज दिस मेथड, राइट। तो ये थे कुछ मेथड्स आपके बिजनेस के वर्थ को इवैल्यूएट करने के रिलेटेड। ओके, सो रोहित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर के अगले पार्ट में हम लोग बढ़ेंगे, एंड देयर वी गो टू द प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। मुझे बताइए प्रोडक्शन का स्ट्रेटजी होना क्यों जरूरी है? बिकॉज व्हेन यू आर अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू कैन से एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, इन दैट केस प्रोडक्शन के लिए भी आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि रॉ मटेरियल कब लेना है, लोगों को काम पे कब लगाना है, उसके हिसाब से आपको लोगों को शिफ्ट्स में काम करवाना पड़ेगा ताकि आपका फैक्ट्री जो है वो बंद ना पड़े। बिकॉज कई बार जैसे इन केस ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी, वो बॉयलर होते हैं बड़े बड़े, वो बॉयलर को स्टार्ट करके उसको बॉयल अप होने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले 7 से 8 घंटे पहले मशीनरी स्टार्ट करके रखनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो 7 to 8 आवर इज गोइंग टू बी एन आइडल टाइम। तो अगर आपके पास एक प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये जो कैपेसिटी है आपकी बॉयलर्स की या पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, वो वेस्ट हो सकती है। इसके लिए प्रॉपर प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम की। प्रोडक्शन सिस्टम का क्या मतलब है? इसमें सारा कुछ आ गया। जैसे अगर मैं बात करूँ तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, तो रॉ मटेरियल परचेस इधर ही आएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स हो ये आप जानते हो, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन एंड ऑल दोस एनालिसिस वुड बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। जैसे मैंने बात किया शिफ्ट्स में, अगर आपको काम करना है शिफ्ट्स वर्किंग, तो कौन से वर्कर कब काम करेंगे, प्रोडक्शन 24/7 चलना चाहिए या कब नहीं चलना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्शन का प्लांट कब डाउन रहेगा, तो ये सारी चीज़ों का जो एनालिसिस है इट वुड बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट इन योर प्रोडक्शन सिस्टम द इम्पोर्टेंट पार्ट इज प्लानिंग एंड कंट्रोल। वही जो ऊपर मैंने बताया उसमें थोड़ा सा विस्तार में आगे बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हैज टू डील विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इट हैज टू डील विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो इसका मतलब लॉजिस्टिक्स दोनों टाइप के हो सकता है। आपका जो प्लांट है वो हेड ऑफिस पे है, आई मीन जहाँ पे मेन प्रोडक्शन फैक्ट्री है, बट आपका रॉ मटेरियल का स्टोर आपके फैक्ट्री से कुछ दूरी पर है, हो सकता है किसी दूसरी सिटी में हो, राइट। तो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्लांट तक ले आना उसको भी कहते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, प्लस फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना सीधा कस्टमर के घर या फिर डीलर के दुकान पे, उसको भी हम लोग बोलेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। सो इवन लॉजिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सम एग्जांपल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम वाला यहाँ पे आप ले सकते हो, कंपेटिटिव एडवांटेज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सो ऑन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये क्या कहता है, इसके नाम से क्या पता चलता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये मतलब है
कि जब आप कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देते हो तो उसका जो पूरा लाइफ साइकिल है उसको कंट्रोल करना इस कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट परचेज से लेकर के तो कस्टमर को सेल और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल, इस पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इस इंपॉर्टेंट टर्म में हमको जो इंपॉर्टेंट आंसर करना है दैट इज हाउ डू यू इंप्लीमेंट अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो आंसर है वो EIS में भी है और आपके SM में भी है। तो एज फार एज SM इज कंसर्न आपको इन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान देना है, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सो वी आर बैक। आई होप आप लोग अभी भी साथ में हो। देयर वॉज अ बिट ऑफ टेक्निकल डिस्टर्बेंस सो आई वेंट आउट टू सी। ओके, सो वी आर लाइव एंड इट्स गोइंग ग्रेट। तो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आंसर आपके EIS में भी है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी है। अब EIS में जो पॉइंट्स है इसके वो बहुत कम है, बट अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आंसर अगर SM में आता है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं और EIS में आता है तो उधर अलग पॉइंट्स है। तो ये थोड़ा सा क्रूशियल सा टाइम है, आई मीन क्रूशियल पॉइंट, इसको आप ध्यान रखिए कि SM के पेपर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा तो आंसर ये आएगा, EIS में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आएगा तो उधर थोड़ा सा आंसर डिफरेंट है, उधर पॉइंट्स थोड़े से कम है, राइट। तो यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ करोगे तो आपको कहीं से कहीं छोड़ देंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कुछ स्टेप्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट? कस्टमर्स एंड सप्लायर मस्ट वर्क टुगेदर इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जब भी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है उसके रिलेटेड आपको एक R&D रिसर्च एनालिसिस करना पड़ता है। इसकी नीड कितनी है, इसका डिमांड कितना आएगा, इसकी प्राइसिंग क्या रखेंगे। एक बार वो हो गया, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल। फिर आपको देखना है कि मार्केट में कहाँ आपको सबसे सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा अच्छे क्वालिटी पे, दैट इज दैट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग। एक बार रॉ मटेरियल आ गया फिर आपको क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है। अभी इसके नीचे ना ये इसका जो सीक्वेंस है थोड़ा सा अलग, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, देन दिस इज फोर्थ। आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का ये मतलब है कि हो सकता है कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आप खुद करो या उसको आउटसोर्स कर दो, रॉ मटेरियल आप खुद प्रोक्योर करो या उस भी प्रोसेस को आप आउटसोर्स कर सकते हो। सो इवन आउटसोर्सिंग इज अ पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर बात करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये आप कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, आप खुद पहुंचाओगे या किसी और के थ्रू पहुंचाओगे, खुद के आपके स्टोर्स है या डीलर के स्टोर्स है, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज कस्टमर सर्विस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कस्टमर सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे। आप कस्टमर को, अगर आप 2 व्हीलर के बिजनेस में हो तो आपको मिनिमम 9 से 10 आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर को देनी पड़ती है। उसमें से पहले 5 से 6 फ्री होती है, उसके बाद पेड फ्री कुछ इस हिसाब से। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैंने बात करी कस्टमर फीडबैक, यहाँ पे लिख दीजिए इसको, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक, बिकॉज कस्टमर फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्पेशल बैच ऑफ प्रोडक्शन में गड़बड़ होती है, अगर कस्टमर से वैसा फीडबैक आता है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में उसका इंप्रूवमेंट करके आपको देना है, बिकॉज वी वांट टू बी इन द मार्केट। सो देखिए आपकी टोटल स्टेप्स कितनी हो गई, 6 and 7। सो वी हैव टोटल 7 स्टेप्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले आ रहा था आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन प्रोक्योरमेंट, देन मैन्युफैक्चरिंग, राइट, then physical distribution, outsourcing, customer service and performance measurement. Are you with me dear guys? Let me just see. Okay, so we have people with us watching the same. So ये था आपका implementation of the supply chain management का फंडा। The next part, so up till now we have taken 40 minutes are over। अब हमारे पास 2 ही टाइम बचा है, एक है R&D strategy एंड आई गेस द लास्ट वन वुड बी द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। वेरी गुड। चलिए R&D स्ट्रेटेजी पे आएंगे। बड़ा ही सिंपल सा बात है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या लगता है आपको
वेदर द टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, यस, बिकॉज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेगा तो नया प्रोडक्ट कहाँ से ले आएगा। R&D is not only necessary for development of the product, it is also necessary for saving cost, right? Cost accountants, ICWA, उनका काम होता है कि कैसे कॉस्ट कंट्रोल करे, इसके लिए कभी कभी उनको R&D डिपार्टमेंट में भी रखा जाता है, जस्ट टू सी हाउ वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट। सो ऑल दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल। अभी 3 टाइप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अप्रोचेस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट आंसर ये है 3 मेजर R&D अप्रोचेस। उसमें दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट मेथड कहता है, मतलब R&D की भी 3 अलग अलग मेथड है। फर्स्ट मेथड कहता है कि आपकी R&D ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कोई एक नया प्रोडक्ट निकल करके मार्केट में आ जाए, राइट। सो इनोवेशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ R&D, और यही आपके भी मन में आया होगा कि R&D मतलब इनोवेशन। सो फर्स्ट अप्रोच ऑफ R&D इज यू हैव टू इनोवेट, मार्केट से अलग करो, कुछ तो डिफरेंशिएट करो, अपना पेटेंट फाइल करो, कॉपीराइट फाइल करो, रजिस्टर्ड कर लो ट्रेडमार्क। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ R&D अप्रोच। तो नया प्रोडक्ट बनाना है, यही अपनी स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट R&D अप्रोच हम इसको बोलेंगे फर्स्ट इमिटेटर ऑफ इनोवेटर। फर्स्ट इमिटेटर ऑफ इनोवेटर, इसका ये मतलब है कि आपके R&D डिपार्टमेंट में आपने हमेशा कुछ इन्वेंट ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई कंपनीज होती है जो अपने कॉम्पिटिटर कंपनीज का प्रोडक्ट ले आती है, उसको अपने R&D डिपार्टमेंट में उसको री इंजीनियरिंग करेंगी, टू बी वेरी प्रिसाइज बैकवर्ड इंजीनियरिंग करेंगी, सारे प्रोडक्ट को ओपन करेगी, देखेगी कि कॉम्पिटिटर ने इस प्रोडक्ट में नया क्या किया है, फिर उसको ओपन करके उसमें अपना तड़का लगा के एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो ये भी एक R&D का अप्रोच है कि अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लेके आओ, उसमें बैकवर्ड इंजीनियरिंग करो और उसी में कुछ तो अपना नया ऐड करके प्रोडक्ट फटाफट से मार्केट में लॉन्च कर दो। इसलिए उसका मैंने नाम क्या लिया, फर्स्ट इमिटेटर ऑफ इनोवेटर। द नेक्स्ट वन इज R&D स्ट्रैटेजी, आई मीन जो थर्ड वाली R&D स्ट्रैटेजी है दैट इज लो कॉस्ट मास मार्केट प्रोडक्ट। लो कॉस्ट मास मार्केट प्रोडक्ट मतलब आपका स्ट्रैटेजी है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ही नहीं है, यही आपकी स्ट्रैटेजी है। आपको सिर्फ कॉम्पिटिटर को देखना है, उसने ऑलरेडी इनोवेशन कर रखा है, उसका प्रोडक्ट लेके आइए, उसके जैसा प्रोडक्ट बनाइए एट अ मास लेवल और उसको उससे कम दामों में बेचिए। कैसे उससे कम दामों में हम बेच सकते हैं, क्या एडिशनल फीचर हम ऑफर कर सकते हैं, दैट इज द थर्ड अप्रोच ऑफ R&D। और अगर आप देखो तो Xiaomi इसका बड़ा इस्तेमाल करता है। Xiaomi कभी भी एप्पल को फॉलो करेगा या सैमसंग को फॉलो करेगा और वैसे ही फीचर्स एट अ वेरी लो प्राइस मास मार्केट दे देगा। ओप्पो वीवो भी क्या कर रहा है, इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा है, राइट। इन केस ऑफ और रेगुलर क्लास मैं इस पर पूरा दिन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे 3 टाइप का इनोवेशन होता है, कैसे लोग कॉपी करते हैं एंड हाउ कम पीपल डेवलप लो कॉस्ट मास मार्केट प्रोडक्ट। बस क्योंकि वी आर डूइंग रिविजन टुडे, सो आई विल बी रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू एक्सप्लेनिंग जस्ट वॉट इट इज। So first is you should be an innovator. The next one is you should be the imitator of innovator. And the last one is do not go for R&D strategy. Just copy it. Price गिरा के फटाफट से मार्केट में लॉन्च कर दो. So that is the concept of three approaches to R&D strategy. Are you with me dear guys? क्या आप लोग मेरे साथ में हो? फटाफट से कमेंट में बताइए whether you are with me. Correct? Okay. So there we go. अब लास्ट आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। सर ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है? एक छोटे सीए के ऑफिस में भी या एक छोटे से मेडिकल या चाय के शॉप में भी लोग काम करते हैं। देयर इज अ ओनर, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टी वेंडर। एक जो बंदा होगा वो टी बनाएगा, एक बंदा होगा जो दुकान का मैनेजमेंट देखेगा और एक जो बंदा होगा जो टी की डिलीवरी करेगा। इट मीन्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर पीपल वर्किंग टुगेदर एंड दिस इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। तो ये जो लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, इनको ठीक से डायरेक्शन प्रोवाइड करना, इनके टाइम पे सैलरी देना, इनकी लीव मैनेजमेंट करना, इनका आफ्टर रिटायरमेंट का ध्यान रखना, इनका टैक्स कंप्लायंस करना, ये सारी चीजें आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आ रहा है? नॉट ओनली मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। कोई बंदा छोड़ के जा रहा है तो उसकी एग्जिट पॉलिसी होती है, वो आपको फॉलो करनी होती है। फिर लोगों को आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रमोशन देना है तो कौन से बेसिस पे आप प्रमोशन दोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, सैलरी में क्या परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा,
फिर परफॉर्मेंस टारगेट्स क्या होंगे, ये सारी की सारी बातें कहाँ आएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन कंपनी है आज की दुनिया में, वही कंपनी बहुत ज्यादा आगे। एग्जांपल गूगल, दुनिया के बेस्ट टैलेंट्स, बेस्ट ब्रेन्स, इंजीनियर्स कहाँ काम करते हैं, गूगल में, इसीलिए तो गूगल सबसे आगे। अब हमको बात करना है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये मतलब है कि नॉर्मल मैनेजमेंट नहीं करना, फैक्ट्स फिगर बेस्ड ऑन पेपर प्लानिंग करके एक्चुअल आउटपुट निकालना, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब MBA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू इट वेरी गुड, बट अ नॉर्मल लेमैन, ह्यूमन रिसोर्स मतलब सिर्फ लोगों को कॉल करना, उनको काम पे लगाना, नॉर्मल काम अलॉट करना, ये हो गया नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मतलब एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को कैसे प्रोडक्टिव बनाना, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देके कैसे आउटपुट लाना, उनको मोटिवेट करना, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए SHRM सक्सेसफुल कब होता है, उसमें ये 3 स्टेजेस होती है, प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, सिलेक्शन प्रैक्टिसेस एंड पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस। करेक्ट? प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस मतलब देखिए इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। आपके कंपनी में अगर नए ऑर्डर्स आने वाले तो उसके लिए आपको नया ह्यूमन रिसोर्स लगने वाला है, तो कितने लोगों को आप हायर करने वाले हो, उनको क्या सैलरी देने वाले हो, और उनको आप डायरेक्टली हायर करोगे या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू हायर करोगे, ये होती है प्री सिलेक्शन एक्टिविटीज। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब क्या, इंटरव्यूइंग का प्रोसेस, कौन से बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे। आपने लेट अस से अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहीं जॉब करना है बिग 4 में या किसी इंडस्ट्री में, तो वो जो इंडस्ट्री है या फिर वो बिग 4 है, ये कौन सा क्राइटेरिया रखेगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में कौन सी उनको स्किल चाहिए। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रैक्टिसेस। क्या आप उस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछोगे या उसको थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछोगे या उसको किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल के उसका डिसीजन मेकिंग देखोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन प्रैक्टिसेस। और आगे पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस मतलब एक बार आपने किसी आदमी को हायर कर लिया, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना, उसको वर्क अलॉटमेंट करना और उसके परफॉर्मेंस को प्रोडक्टिविटी के पीक तक लेके जाना, इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस। तो SHRM normally focuses on these 3 areas: pre-selection practices, selection practices and post-selection practices. Important answer, very 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 important answer. What is the role of a human resource manager? आपने देखा होगा MBA in HR, MBA in marketing and so on, तो लोग MBA करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। मतलब आप समझो कि लोगों को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल डिग्री लोग लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो उस केस में आपको ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है वो हर किसी पे नज़र नहीं रख सकता, हर किसी एम्प्लॉय को नहीं बता सकता कि तुमको क्या करना है। देयर हैज़ टू बी अ सेपरेट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन हुज जॉब इज जस्ट टू मैनेज पीपल। उनकी छुट्टियां मैनेज करो, सैलरी मैनेज करो, लीव मैनेज करो। उसके बाद अगर कोई फेस्टिवल वगैरह है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए क्या लीव पॉलिसी है, सैलरी इंक्रीमेंट कौन से बेसिस पे होगी, जो एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या आपको वार्निंग्स देनी या आपको निकाल देना, ये सारा काम टॉप मैनेजमेंट नहीं करेगा। इट इज़ द रोल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। उसको पावर कौन देता है? टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट। सो बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रोल क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी एंड क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सबसे पहले बात करेंगे प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन। पर्पसफुल डायरेक्शन का ये मतलब है कि अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स को आप ये नहीं बताओगे कि आपके कंपनी का मिशन विजन क्या है, तो एम्प्लॉय उस हिसाब से काम ही नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय को कैसे काम करना चाहिए, कंपनी को उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये उसको बताने का काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, कभी कभी कुछ कंपनीज में उनका ह्यूमन रिसोर्स से उनका कोर कॉम्पिटेंसी बन जाता है। जैसे मैंने बात करी गूगल की, गूगल में दुनिया के बेस्ट टैलेंट काम करता है, बेस्ट इंजीनियर्स काम करते हैं। तो बेसिकली गूगल का कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? उसका ह्यूमन रिसोर्स। तो एक HR मैनेजर का यही काम है कि ये जो कोर कॉम्पिटेंसी है इसको बनाए रखे, लोगों को कंटिन्यूस में उसको ट्रेनिंग देता रहे, नए नए लोगों को हायर करते रहे, बेस्ट टैलेंट को ढूंढ के कंपनी में लगाए, ताकि ह्यूमन रिसोर्स इज नथिंग बट द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ योर बिजनेस। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आजकल टोटल स्किल बेस्ड काम हो गया, अनस्किल का काम ही नहीं बचा।
क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक बार अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स कोर कॉम्पिटेंसी बन गया, उसी से आपको क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंडिया की कोई सॉफ्टवेयर कंपनी और गूगल को आप कंपेयर करो तो हु इज मोर वर्थफुल, गूगल। वाई? बेस्ट टैलेंट यहाँ पे काम करता है। तो अगर गूगल कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वही सर्विस इंडिया की कोई सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आपको क्या लगता है किसका ज्यादा बिजनेस होगा? 100% गूगल का होगा, बिकॉज यही जो ज्यादा बिजनेस गूगल कर पा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। सो पहले तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आना, ये भी काम किसका होता है? HR मैनेजर का, राइट। सो व्हाट आर द फर्स्ट 3 पॉइंट्स? प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी एंड क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। द नेक्स्ट वन, फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज का क्या मतलब है? देखिए, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल बी मोर कंसर्न विद द सब्सटेंस रादर देन फॉर्म, accomplishment rather than activities, and practice rather than theory. The HR function will be responsible for furthering the organization, not just maintaining it. HR manager will have to devote more time to promote changes than to maintain the status quo. इसका मतलब कभी कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो काम करने वाले लोग हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं कि हमको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना है, तो इनके सजेशंस को सुनना और वैसा चेंज आपके कंपनी में लेकर के आना, एज फार एज द ह्यूमन रिसोर्स इज कंसर्न, ये भी जॉब किसका है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। बिकॉज जिस कंपनी में मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स की इज्जत नहीं करती, लोग वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते। और अगर एक बार आपका एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो माय डियर फ्रेंड, सॉरी टू से, आपका कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो उसको बांध के रखना भी किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इसका ये मतलब है जैसे भारत का बोलना है यूनिवर्सिटी, नॉट यूनिवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि उसमें पूरे वर्ल्ड ओवर से, वर्ल्ड का छोड़ो, पूरे इंडिया से लोग अगर काम करते हैं, जैसे रिलायंस कॉर्पोरेशन, पूरे इंडिया के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, वेस्टर्न इंडियंस, मिडिल वाले, सेंट्रल इंडियंस, ईस्टर्न इंडियंस, तो अगर सारे ये बंदे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी है। तो इन सभी के फेस्टिवल्स आपको जो है वो सेलिब्रेट करने पड़ेंगे। फिर वो साउथ का पोंगल हो जाए, महाराष्ट्र का शिव जयंती वगैरह हो जाए, नॉर्थ का लोहरी वगैरह हो जाए, या ईस्टर्न स्टेट्स के जो भी कुछ फेस्टिवल्स है वो सभी आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज इतना डाइवर्सिटी आपके वर्कफोर्स में है। तो दैट डाइवर्सिटी हैज़ टू बी मेंटेन, रिलीजन हैज़ टू बी मेंटेन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का एम्पावरमेंट मतलब आपको लोगों को ऐसा फील करवाना है कि उनको ये लगे कि वो एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो ही इस कंपनी में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उनके सजेशंस को सुनना, या अगर कोई बहुत अच्छा इनोवेशन कोई करके आ रहा है, जैसे गूगल में होता है कि अगर आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर हो गूगल में और आपको एक इनोवेटिव प्रोडक्ट ले करके आते हो सॉफ्टवेयर में, तो गूगल वाले क्या करते हैं, आपके हाथ के नीचे लोग लगा देंगे काम को, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और वो प्रोडक्ट जब गूगल लॉन्च करेगा, उसके लॉन्च इवेंट पे गूगल तुम्हारा नाम अनाउंस करेगा, तो इससे तुमको क्या फीलिंग आएगी? दैट यस, वी आर एन एंटरप्रेन्योर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज हाउ एन एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैपेंस। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर। हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक कल्चर होता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में आर्टिकल्स को फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाना है। इन केस ऑफ अ प्रोडक्शन कंपनी और अ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, अ फैक्ट्री, वर्कर्स को स्पेसिफिक ड्रेस कोड में ही जाना है, स्पेसिफिक टाइम पे खाना खाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इस हिसाब से जो भी आपके वर्क एथिक्स और कल्चर है, जो कि टॉप मैनेजमेंट बताएगा, उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है कि वो सारी चीज़ें एम्प्लॉय से करवा के लेना, वो इथिक्स मेंटेन होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रोल किसके? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के। लेट अस रिवाइज फटाफट से। प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, उसके बाद बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके बाद क्या आ रहा था? फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, मेंटेनिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और लास्ट में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर। एज फार एज द एमसीक्यूज आर कंसर्न, इस चैप्टर में एमसीक्यू केस स्टडी बेस आ सकते हैं, और एसएम में कहीं से केस स्टडी अगर आनी है, सो दैट इज योर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये वो 3 चैप्टर है कि जहाँ पे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकते हैं या केस स्टडी बेस्ड थियोरेटिकल आंसर्स भी आ सकते हैं, राइट? तो जो इंपॉर्टेंट आंसर थे वो मैंने आपको स्टार मार्क करा दिए, एंड आई होप द कॉन्सेप्ट वर रियली वेरी क्विकली रिवाइज्ड फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।